हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क डन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों चीज़ों पर बात करेंगे कि किसी फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो कब पॉजिटिव हो जाता है, कब नेगेटिव होता है और ये कब जीरो हो जाता है। किसी राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको करके दिखाया। कोई फोर्स मैंने लिया, ए टू बी लेके गया, जो वर्क डन था उसे कैलकुलेट किया, फिर अगेन उसी पाथ में मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल करवा देता हूँ, बी टू ए कर लेता हूँ। तो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो ए से लेकर के बी तक आप जाइए, ए से बी तक जाइए, कोई भी पाथ पकड़ लीजिए, ये गए, ये गए, ये गए, यानी ये तीनों पाथ के थ्रू आप कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तीन पाथ है आपके पास, ए टू बी जाने का रास्ता है। एक फोर्स आपने लगाया, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो आप ऐसे जाइए और फिर किसी भी पाथ से लौट आइए, ऐसे जाइए और किसी भी पाथ से लौट आइए, यानी इनिशियल टू फाइनल गए। ये अगर आपका इनिशियल है और ये अगर आपका फाइनल है तो ये दोनों के बीच में जो वर्क डन होगा राउंड ट्रिप में वो क्या होगा, जीरो होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स की एक खूबसूरती है, खासियत है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स जीरो। ठीक है, तो ये था एक चीज। दूसरी बात है, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होगा, समथिंग होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अलग बात है। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए, मैंने वर्क डन के लिए सिंपल सा फंडा आपको बताया था, सिंपल सा फंडा आप ये बताया था वर्क डन के लिए कि मान लीजिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी आर, उसका डायरेक्शन ये है। मान लीजिए किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स के रिजल्टेंट के कारण बॉडी किधर मूव कर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। और मान लीजिए फोर्स क्या है आपका, एफ इधर है, ये फोर्स एफ इधर है और बीच में कितना एंगल है, थीटा डिग्री, फोर्स थीटा डिग्री है। ये भी हो सकता है कि जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाए पार्टिकल का, हो संभव है। कभी कभी होता यह है कि एक बॉडी पर बहुत तरह के फोर्सेस काम करते हैं, 2, 3, 4, 5 कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, आइदर ऑल कंजर्वेटिव, आइदर ऑल नॉन कंजर्वेटिव तरह के फोर्सेस काम करते रहेंगे, लेकिन सबके इफेक्ट के कारण बॉडी किसी एक ही डायरेक्शन में तो मूव करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं, आपने 4-5 फोर्सेस लगा दी किसी बॉडी पे, 4-5 तरह के फोर्सेस एक ही टाइम पर उस बॉडी पर आपने क्या कर दिया, एग्जर्ट कर दिया। स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, जितने तरह का ड्रैग फोर्सेस है, कुलम्स का जो फोर्स है वो लगा दिया, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगा दिए, सारी तरह के आपने 7-8 फोर्स लगा दिए। लेकिन इन सारे फोर्सेस के कारण बॉडी मूव तो किसी एक ही डायरेक्शन में करेगी, समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल कि फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स अगर आपने एक्स एक्सिस पर इधर लगाया और बॉडी भी इधर मूव कर गई, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, डी आर और एफ के बीच में 0 डिग्री का एंगल। तब अगर आप वर्क डन निकालिएगा, तब आप जो वर्क डन निकालिएगा एफ डॉट डी आर कीजिएगा तो बीच में दोनों का क्या है, 0 डिग्री का एंगल। तो सिंपली क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डी आर, इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है इंटू जितने डिस्प्लेसमेंट से बॉडी चली गई, 5 मीटर, 10 मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा और आपका वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन अगर ये केस ना हो, अगर ये केस ना हो आपके सामने, तो सपोज दैट ये केस हो इन जनरल, वो एक पर्टिकुलर केस था जिसमें डी आर और एफ के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। लेकिन ये एक इन जनरल केस है जिसमें कि एफ और डी आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यानी 4-5 तरह के फोर्स आपने लगाए, बॉडी का मूवमेंट इधर हो गया। 4-5 तरह के आपने फोर्सेस लगाए, बॉडी का मूवमेंट इधर हो गया। उस 4-5 तरह के फोर्सेस में एक फोर्स पर्टिकुलर एफ है। सारे 4-5 तरह के फोर्सेस को आप भूल जाइए, आप सिर्फ एक फोर्स जो एफ लगा हुआ है, F1, F2, F3, उसका कंसिडरेशन इस तरह से कीजिए कि सारे फोर्सेस लगे, बॉडी का मूवमेंट इधर हो गया और वो एक फोर्स के कारण जो डायरेक्शन है वो थीटा है। ये एक इन जनरल केस है कि डी आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है। तो आप क्या लिखिएगा, वर्क डन ड्यू टू एफ, लिखने का तरीका
वर्क डन ड्यू टू एफ। कहाँ से कहाँ तक, सपोज दैट ए से कहाँ गया बी। आप ये ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स एफ, वर्क डन ड्यू टू फोर्स एफ। इसको आप सिंपल क्या लिखिएगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर लिखिएगा, एफ डॉट डी आर लिखिएगा। अगर ये माइन्यूट डिफरेंशियल वाले फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ डॉट डी आर फुल्ली को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर एफ एज अ वेक्टर कांस्टेंट है तो उसे आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में कोई क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाइड है दूसरे क्वांटिटी के साथ और वो एज अ होल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर या इंटीग्रेशन के बाहर आप उसे ला सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन पर, अगर एफ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अगर नहीं कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, वो अपना काम कर जाएगा। तो ये स्थिति है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा यहाँ पर, एफ डी आर कॉस थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है, थीटा है, और डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर का एफ डी आर कॉस थीटा। अब बात करते हैं निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, एफ डी आर, एफ भी मैग्नीट्यूड, एफ भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एफ क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और डी आर है आपका जितना जो डिफरेंशियली इंक्रीमेंट हुआ है उसके मूवमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो है, यानी ये भी पॉजिटिव और डी आर भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव डी आर भी पॉजिटिव। तो साइन डिपेंड करता है मेरा कॉस थीटा पर। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन बाय दिस फोर्स पॉजिटिव, अगर एफ कॉस थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन बाय दिस फोर्स पॉजिटिव। अगर थीटा या कॉस थीटा एज अ होल नेगेटिव तो इसका मतलब है ये वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की अगर एक्सपेक्ट पर बात करें तो वर्क डन बाय फोर्स एफ डिपेंड करता है साइन ऑफ कॉस थीटा पे, साइन ऑफ कॉस थीटा पे। अगर कॉस थीटा, क्योंकि एफ भी मैग्नीट्यूड है डी आर भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड जो होता है किसी चीज़ का वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे आप 5 kg बोलिएगा, 10 मीटर बोलिएगा, 5 लीटर बोलिएगा, तो ये सारे जो 5, 10, 15 जो मैग्नीट्यूड हैं वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो एफ डी आर दोनों पॉजिटिव। बच गया कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन बाय फोर्स एफ पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा नेगेटिव तो वर्क डन बाय एफ नेगेटिव। ये आप समझ गए। अब देखिए कॉस थीटा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कॉस थीटा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, ये अगर आपका एक्सिस है, क्वाड्रेंट अगर हम बना लें, क्वाड्रेंट अगर बना लें तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ पर हम बात अभी नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड में बात करेंगे। अब कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है आपका, देखिए घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में चलिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल तो ये 0 डिग्री का एंगल, थोड़ा देर के बाद ये समथिंग, फिर समथिंग, फिर समथिंग, फिर समथिंग, और ये 90 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर रखिए घड़ी के टिक 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 टिक, अगर यहाँ पर है आपकी तो ये 0 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये जैसे जैसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी घड़ी, वैसे वैसे ये एंगल कितना है, बढ़ते जा रहा है। यानी कभी ये एंगल इतना होगा, कभी एंगल ये इतना होगा, कभी एंगल ये इतना होगा, कभी एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहने का मतलब 0, ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 का पॉइंट और ये हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का पॉइंट। तो इस क्वाड्रेंट में थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा की वैल्यू है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगी। एकदम क्लियर। लेकिन अगर यही थीटा यहाँ चला आता है, कहने का मतलब अगर ये वाला जो ऐसे एंगल बना लेता है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या हो गया, थीटा 90 प्लस समथिंग हो जाएगा, यानी 90 से बड़ी एंगल होगी, 90 से बड़ी एंगल होगी। तो उस स्थिति में थीटा अगर 90 से बड़ी होगी तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे आप अगर कॉस थीटा का ग्राफ जानते हैं, अगर आप कॉस थीटा का ग्राफ जानते हैं तो कॉस थीटा का ग्राफ किस तरह से होता है,
ध्यान दीजिए कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है वो देख लीजिए। कॉस थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है, कॉस थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है। ये हो गया y, ये हो गया x, ये अगर मान लीजिए ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री का एंगल। इस पर हम थीटा, ये तो थीटा का है तो ये हो गया आपका 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पर कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1 होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एंगल, किसी समय एंगल यहाँ, किसी समय एंगल यहाँ, किसी समय एंगल यहाँ, तो धीरे धीरे आप इंक्रीज करते करते यहाँ पहुँच जाते हैं। और ये कौन सा एंगल है, ये थीटा इक्वल टू π/2 या 90 का एंगल है। और π/2 से जब अगर आगे बढ़ते हैं तो ये थीटा एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। तो थीटा 0 से लेके π/2 या 90 डिग्री के बीच में अगर रहे थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, और 90 से जैसे ही आगे बढ़ेगी थीटा की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये जो आप मैंने लिखा है आपको वर्क डन ड्यू टू एफ, वर्क डन ड्यू टू एफ जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है आपको, एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा। तो अगर ये थीटा यहाँ से यहाँ रहे, यानी फोर्स अगर यहाँ भी रहेगा चलेगा, यहाँ भी रहेगा चलेगा, यहाँ भी रहेगा चलेगा, यहाँ भी रहेगा चलेगा, लेकिन अगर यहाँ रहा फोर्स 90 डिग्री पर, तो आप जानते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 90 डिग्री को छोड़ते हुए अगर थीटा की वैल्यू रही तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कब, जब क्या, थीटा, ये रहा कंडीशन, ये रहा कंडीशन, यानी वर्क डन बाय फोर्स एफ पॉजिटिव कब होगी, जब थीटा की वैल्यू, यानी डी आर और फोर्स के बीच में जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये देखिए ग्रीन कलर का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। ये ग्रीन कलर अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ब्लैक कलर अगर फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये रहा पैरेलल, यानी कि डी आर और एफ पैरेलल। अब देखिए मैं डी आर के डायरेक्शन को इंटैक्ट रखता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा हूँ, और ये जो एंगल आपका बदल रहा है, ये देखिए जहाँ पर ये ट्रायंगुलर बना रहा है, ये एंगल बढ़ता हुआ और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि डी आर और एफ अगर 90 डिग्री पर हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल्स 90 डिग्री में कॉस थीटा इक्वल्स 0 हो जाता है। तो ये रहेगी आपकी स्थिति, ये रहेगी। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये थीटा यहाँ से यहाँ हो जाए, 90 डिग्री से प्लस हो जाए, फोर्स इधर हो जाए, तब क्या होगा, तब वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा। और ये कब निगेटिव होगा, ये कब निगेटिव हो जाएगा, तब हो जाएगा कब, 90 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स 180 डिग्री। ये अगर हो जाए तब बात आपकी अलग होगी। यानी थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब डायरेक्शन बिटवीन डी आर एंड एफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री को छोड़ते हुए तक रहे, तो वर्क डन बाय सच फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन है आपका। और दूसरा केस ये है कि वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल टू एफ डी आर कॉस थीटा नेगेटिव कब हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू, यानी डी आर और एफ के बीच की जो एंगल होगी, अगर ये डी आर है और ये आपका एफ है, तो देखिए डी आर और एफ के बीच में एंगल, डी आर आपका इधर है और एफ इधर है, देखिए ये 90 डिग्री से आपको ज़्यादा दिखता होगा। अगर कंडीशन ये है कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो जा रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर ये हो जाए, तो ये 180 का एंगल होगा, डी आर इधर एफ इधर, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री का एंगल। तो कॉस 180 डिग्री कितना, -1, तो वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में अगर थीटा की वैल्यू हो, तो वर्क डन बाय सच फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये रहा आपका वर्क डन बाय अ फोर्स, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डी आर एंड एफ। डी आर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और फोर्स अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करता है कि वर्क डन बाय सच फोर्सेज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रहा इसका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए वर्क डन बाय पॉजिटिव फोर्स हमेशा काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वर्क डन बाय
जो फोर्सेस होगा, जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा बॉडी को। लेकिन वर्क डन बाय सच नेगेटिव, अगर किसी फोर्स के कारण नेगेटिव वर्क डन किसी पार्टिकल पर होता है तो डेफिनेटली उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो समय के अनुसार क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये और ये रहा। अगर हम सिंपल सा फंडा बात करें ग्रेविटी के बारे में कि एक पार्टिकल को u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 है। अगर किसी हाइट से, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का ये सरफेस है, ये क्या आपका अर्थ सरफेस है, ये क्या है आपका अर्थ सरफेस है। इसको h हाइट से आप गिरा रहे हैं, h हाइट से आपको क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, h हाइट से इसको गिरा रहे हैं। अगर h हाइट से गिरा रहे हैं तो अब ध्यान दीजिए ये जो पार्टिकल है कहीं भी रहेगा, इस पाथ पे कहीं भी रहेगा, यहाँ से गिराएगा हाइट से तो नीचे ही आएगी, नीचे ही आएगी, ठीक है। तो अगर ये भी पार्टिकल कहीं भी रहे, मान लीजिए यहाँ पर जब ये पार्टिकल था तो मैंने इसे उठा के इधर रख लिया है, ठीक है। तो देखिए इस पर लगने वाला फोर्स किधर है, mg, डाउनवर्ड है, और बॉडी जा भी किधर रही है, डाउनवर्ड। लगने वाला फोर्स भी डाउनवर्ड और बॉडी जा भी रही है डाउनवर्ड, यानी दोनों का डायरेक्शन ये अगर dr का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, यानी इस कॉन्सेप्ट पर ये चल रहा है, इस 0 डिग्री एंगल हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ अगर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो वर्क डन बाय सच फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये वर्क डन बाय सच फोर्स पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड सबको क्या करेगा, समय के अनुसार बढ़ाते चला जाएगा। यानी अगर यहाँ पर ये 0 वेलोसिटी से गिरा तो यहाँ पर समथिंग होगा, यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर समथिंग। यानी अगर आप उसको V1 बोलते हैं, यहाँ पर आप V2 बोलते हैं, यहाँ पर आप V3 बोलते हैं, V4 बोलते हैं, एंड सो ऑन बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो पहुँचा, अगर मान लीजिए इसको आप Vn बोलते हैं तो Vn ग्रेटर देन किसके होगा, Vn-1 ग्रेटर देन ऑन सो ऑन करते हुए ये क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। अब V1 डेफिनेटली U से क्या है, बड़ा है। यानी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा लगने वाला जो फोर्स है उसके स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम को, वेलोसिटी को बढ़ाते ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा हो, यानी कि वर्क डन बाय जो फोर्स है वो नेगेटिव नेचर का हो, तो वो क्या करेगा, समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ऑल क्या करेगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। जैसे इसी केस में देखिए, इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, इसी केस को हम रिवर्स कर दें, कैसे करें रिवर्स, कैसे करें रिवर्स इस केस को हम रिवर्स कैसे करें। इस ब्लैक में जो लिखा हुआ पॉइंट पर वो मैं बाद में बात करूंगा। इस अगर मैं बात करूं, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। इससे मैं एक बॉडी को ऊपर की तरफ उछालता हूं, बॉडी को ऊपर की तरफ उछालता हूं और ये बॉडी चली जाती है h हाइट तक। ये जाएगी कैसे, आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ देनी पड़ेगी। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को उछालते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी कोई वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी। अगर आप उसको वेलोसिटी नहीं दीजिएगा तो बेचारा ऊपर जाएगा कैसे, ऊपर से 0 वेलोसिटी से तो आपने किसी चीज़ को गिराई, नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 वेलोसिटी गिराई और उस पर काम क्या हो रहा था, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो रहा था, ग्रेविटी उस पर पॉजिटिव वर्क किया, इसलिए 0 वेलोसिटी को क्या करते गया, समय के अनुसार बढ़ाते चला गया, समय के अनुसार बढ़ाते चला गया, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को उछालते हैं तो समय के अनुसार आपको इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं दीजिएगा तो वो अर्थ पर ही पड़ा रह जाएगा। तो इस ग्रेविटी फोर्स के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो अगर आपने इसे यहाँ से v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछाला तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगी, ये पार्टिकल धीरे 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 अपनी स्पीड को क्या करेगी, लूज करते चली जाएगी, धीरे धीरे कम होगी। अगर यहाँ 100 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर 75 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड पर आकर पार्टिकल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप होने के कारण अगर कोई जो होल्डिंग फोर्स यहाँ पर नहीं है तो फिर से ग्रेविटी की तरफ क्या करेगी, पलायन करना शुरू करेगी। तो इसका मतलब है अगर नेगेटिव वर्क डन होता है तो समय के अनुसार जो है वो क्या करेगी, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बॉडी लूज करते चली जाएगी। ये था आपका वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव का एस्पेक्ट।
कॉन्सेप्ट। अब लौटते हैं, ये ब्लैक केस में जो भी मैंने लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, जो मैंने ब्लैक में लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। कंसिडरेशन यह है कि लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू इट। एक कुआं में एक बाल्टी है एकदम नीचे में, वो पानी से जब भर जाती है तो आप क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, रस्सी के थ्रू क्या करते हैं, उसको ऊपर लाते हैं, रस्सी के थ्रू क्या करते हैं, उस बकेट को रस्सी के थ्रू क्या करते हैं, ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का कुछ रहता है। और कुआं से अगर आप इसको बकेट को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक टाइड रहता है, क्या रहता है, रोप टाइड क्या वो रहता है। इसमें आपने पानी भरा, इसमें ये पानी का लेवल है, ये बकेट में भर गया। अब क्या करते हैं, एक यहाँ पर पुली लगाई हुई रहती है, अक्सर देखते होंगे इसमें एक पुली लगाई रहती है, और जब आप इसको फोर्स से इधर खींचते हैं, किसी फोर्स टेंशन से इधर खींचते हैं, तब ये बकेट को क्या करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। देखिए बकेट को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो बकेट ऊपर जा रहा है, टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग होता है, टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग होगा, कभी वो धक्का नहीं देगा। रस्सी से किसी चीज को बांधिएगा तो हमेशा उससे क्या कीजिएगा, अपनी तरफ खींचिएगा, ये नहीं कि रस्सी उसको धक्का देकर अवे फ्रॉम यू करेगा। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे ये टेंशन फोर्स इधर लगाइएगा, आपने इधर से खींचना शुरू किया मस्कुलर फोर्स टेंशन टी से, अब ये बकेट पर लगा टेंशन टी ऊपर, और ये बाल्टी कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, बाल्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब डी आर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ बाल्टी जा रही है, तो मतलब डी आर भी ऊपर है और लगने वाला टेंशन फोर्स भी ऊपर है, लगने वाला टेंशन फोर्स भी ऊपर है। तो डी आर और टेंशन के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल। डी आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट अपवर्ड एंड अप्लाइड फोर्सेस टी बोथ are in a same direction, so the angle between dr and tension force T equals 0, so work done by such forces is positive। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव नेचर का वर्क डन हो जाएगा, ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे केस के कंसिडरेशन पे। दूसरा केस क्या कहता है वो देख लीजिए, दूसरा केस क्या कहता है वो देख लीजिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ये बतलाने के लिए कि वर्क डन, एनर्जी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का गुड कॉन्सेप्ट क्या है, सारे चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर छुपा हुआ। मैंने आपको वेक्टर के क्लास में ही बताया था, 60 to 70% जो आपके लेवल की जो अभी इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पर डिपेंड करती है। मैं आपको किसी भी चैप्टर में कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये बात समझिए, मैं किसी भी चैप्टर में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वेक्टर का रिवीजनिंग करा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको वेक्टर की अच्छी नॉलेज है नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, उसे देखिए ध्यान से। मैंने वेक्टर पर बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस ली हैं, आपको उसके माइन्यूटनेस के बारे में बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है, ठीक है। अगर वो चीज़ क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर एक चैप्टर 2-4 नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करते हैं, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, समथिंग एक्स्ट्रा 2-4 फॉर्मूले नए आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। वेक्टर अगर आप एप्लीकेशन बहुत बेहतर से जानते हैं तो फिजिक्स ही नहीं, आपका मैथ भी बहुत बढ़िया होगा। चलिए, तो वो हो गया पॉजिटिव। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने अभी बताया था, अगर इसी पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें कि जो बकेट ऊपर जा रही है, जो बकेट ऊपर जा रही है, रस्सी से बंधी हुई बकेट जो ऊपर जा रही है, अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो ये डी आर किधर जा रहा है, इस केस में ऊपर की तरफ। बाल्टी जा किधर रही है, अगेन उसी वाला केस में टेंशन लग रहा है, टी ऊपर जा रही है, लेकिन इस पर लगने वाला जो ग्रेविटी का फोर्स है वो किधर काम कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। तो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सेम अबव के इस केस के बारे में ही बात कर रहा है कि इस बकेट वाले जो सिस्टम है, जब कुआं से हम पानी बाहर निकालते हैं तो टेंशन फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ। अब ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है वो बताना है। तो डी आर यानी बाल्टी तो डेफिनेटली ऊपर की जा रही है, लेकिन इस पर लगने वाला जो ये दूसरा फोर्स है, जिस फोर्स के कारण हम बात कर रहे हैं वो क्या है, डाउनवर्ड है। यानी डी आर और एम जी, डी आर अगर अपवर्ड है तो एम जी किधर है, डाउनवर्ड है। वो दोनों के बीच में एंगल कितना है, वह अपवर्ड और डाउनवर्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री बराबर किसके, -1, यानी वर्क डन बाय एम जी वाइल बकेट इज लिफ्टिंग अपवर्ड में वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले केस में पॉजिटिव, दूसरे केस में नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एनीबॉडी। देखिए ये रहा आपका कोई मास, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स तब अराइज करता है, एक ये ड्रैग फोर्स है। पहली बात समझिए कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ड्रैग फोर्स है जो ऑलवेज अपोज करता है बॉडी के मूवमेंट को। जिस तरह बॉडी मूव करना चाहती है
उसके विपरीत तरफ में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है। एक दो केस छोड़ करके जो अगर मैं फ्रिक्शन वाले चैप्टर में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल इन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के विरुद्ध होती है, एकदम विरुद्ध होती है। तो अगर ये एम को अगर आप इधर ले जाइएगा, ये जो है तीसरा पॉइंट वो ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एनी बॉडी पर है। तो ये अगर ये आपका सरफेस है जो फ्रिक्शन है, इस सरफेस में क्या है, समथिंग फ्रिक्शन है, यानी म्यू जीरो नहीं है। ये सरफेस में कुछ फ्रिक्शन है। अगर बॉडी को इधर खींचते हैं, किसी भी मस्कुलर फोर्स से खींचिए तो बॉडी का मूवमेंट इधर होगा, तो डी आर क्या होगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। तो बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो डी आर अगर इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर है, इधर है। मूवमेंट बॉडी का इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है। अगर कोई फोर्स लगा के इधर से इधर खींचना चाहिएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगना चलेगा। तो आपने डायरेक्शन बदली मूवमेंट की बॉडी की, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, झटाक से 180 डिग्री के एंगल पर क्या करेगा, अपना रास्ता बदल देगा। एकदम छिपकली गिरगिट की तरह रंग है इसका कि मैंने भाई जिस तरफ फोर्स लगाया उसके अपोजिट में वो फोर्स क्या करना कर दिया, अप्लाइड करना शुरू कर दिया। ये फ्रिक्शनल फोर्स एक ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का विरोध करता है कि भाई हम आपको बाहर आगे की तरफ जाने नहीं देंगे। जैसे आप एक हाथ लीजिए, तलहत्ती को जोर से इस तरह से कीजिएगा, आप देखिएगा कि हवा का दबाव आपके जो ये मूवमेंट है, ये पाम का जो मूवमेंट है उसका विरोध करेगा। अगर आपका हाथ इधर जा रहा है तो डेफिनेटली एक ड्रैग फोर्स इसके अपोजिट काम करेगा, लगेगा कि कोई हवा आपको रोक रही है। जैसे आप स्विमिंग पूल में तैराकी कीजिए तो पानी का जो लेवल है, डेंसिटी है, इनसाइड जो आपका इस सरफेस से जो नीचे का पानी है, अगर आप स्विमिंग आगे की तरफ कर रहे हैं तो पानी आपको पीछे की तरफ खींचेगी। तो वो ड्रैग फोर्सेस बाय द वाटर अपॉन योर बॉडी होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और एफ आर के बीच में फिर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल हो गया दोनों के बीच में। तो डेफिनेटली इसका जो वर्क डन होगा वो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा नेगेटिव होगा। ड्रैग फोर्स ऑफ एयर ऑन सिंपल पेंडुलम बॉडी और मास। लास्ट जो बच गया है वो देख लीजिए, लास्ट में जो मैंने लिखा है लाइन ब्लैक में वो क्या है वो देख लीजिए। सिंपल पेंडुलम का फिगर आप जानते होंगे, जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बताऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर होगा। फिलहाल स्थिति ये रहती है, एक सीलिंग है, छत है, इसमें एक एल लेंथ का एक बॉब लटका हुआ है, एल लेंथ का एक बॉब है, एल लेंथ का एक बॉब है, मास, और यहाँ पर मास है एम है। इन क्या बोलिएगा, प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से लेंथ ऑफ द जो एल है वो बढ़ता नहीं है। यानी जो ये सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है, जिस रस्सी के सहारे आप बांधे हुए इतनी बड़ी रस्सी के सहारे छत के साथ, ये जो लेंथ है वो कभी बढ़ेगा नहीं। मास एम नीचे लटका हुआ है और इस धागे का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, जो कि कभी संभव नहीं है कि किसी चीज़ का मास ही नेग्लिजिबल हो जाए। फिर भी एज ए प्रिंसिपल ये काम हम ऐसे करेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, अगर इस बॉब को थोड़ा सा इधर ले जाके छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, ऐसे से। पुराने ज़माने की घड़ियाँ जो होती थी वो ऐसे ही काम करती थी। ये अगर पाथ है तो इस पर क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, इससे आगे नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए तो ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसी के बीच में क्या करेगी, झूलते रहेगी। इसके बीच में क्या करेगी, ये झूलते रहेगी। तो कहता है ड्रैग फोर्स ऑफ एयर ऑन सिंपल पेंडुलम बॉब। इस पेंडुलम बॉब पर जो सिंपल ड्रैग फोर्स होगा, जब बॉडी इधर जाना चाहेगी तो ड्रैग फोर्स क्या करेगा, इधर करेगा। जब बॉडी इधर जाना चाहेगी तो ड्रैग फोर्स इधर करेगा। तो ड्रैग फोर्स मैंने इनिशियली लिख दिया ड्रैग फोर्स, इसका मतलब है डी आर का ये क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके तरफ क्या लगेगा, एफ ड्रैग लगेगा, एफ ड्रैग लगेगा, एफ ड्रैग लगेगा, ठीक है। तो अगेन थीटा कितना हो गया, अगेन थीटा हो गया 180 डिग्री के बराबर। अगेन थीटा 180 डिग्री, यानी थीटा 180 डिग्री कॉस थीटा -1। तो वर्क डन बाय सच फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय सच फोर्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में वर्क डन पॉजिटिव था, सेकेंड केस में वर्क डन नेगेटिव था, थर्ड केस में वर्क डन नेगेटिव था, फोर्थ केस में भी वर्क डन नेगेटिव था। तो ये था मेरा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी वर्क डन बाय जो सच फोर्सेस होते हैं, किसी एक सिंपल फोर्स के बारे में बात अगर करें, इंडिविजुअल फोर्स के बारे में, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यही सारी चीज़ों को समझाने का ये मेरा तरीका था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाइए। जितने सारे दोस्तों में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि मैं आपके साथ बना रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।